जो भी वेव फ्रंट होता है उस वेव फ्रंट में ये एक्चुअली जो थ्योरी है वो वेव के प्रोपोगेशन की है कि वेव मीडियम में स्पेस में प्रोपोगेट कैसे करती है। वेव मीडियम में या स्पेस में प्रोपोगेट कैसे करती है, ये उसकी थ्योरी है। आप लोगों ने जब वेव चैप्टर पढ़ा था 11th में, सिंपल आपने मान लिया वेव कैसे प्रोपोगेट करती है। यहां पर यह बताया गया वेव थ्योरी में कि वेव आखिर प्रोपोगेट करती कैसे। वेव फ्रंट थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप वेव फ्रंट थ्योरी में जब भी आप ये बोलेंगे कि वेव ट्रेवल कर रही है, जो भी आपको मेन सोर्स दिया गया होगा उस मेन सोर्स का कोई ना कोई वेव फ्रंट होगा। मेन सोर्स का कोई ना कोई वेव फ्रंट होगा और उस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल्स, वेव फ्रंट में प्रेजेंट सारे के सारे पार्टिकल्स, वेव फ्रंट में प्रेजेंट सारे के सारे पार्टिकल्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। मतलब एक मेन सोर्स था जो वेव को एमिट कर रहा था, एक मेन सोर्स था जो वेव्स को एमिट कर रहा था, और जितने भी वेव फ्रंट पर पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, वो भी वेव को एमिट करेंगे, ये पोस्टुलेट। वेव फ्रंट पर प्रेजेंट सारे के सारे पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स की तरह एमिट करेंगे। ये जो सेकेंडरी सोर्स आपने लेट किए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट टाइप हैं। सेकेंडरी सोर्सेस पॉइंट टाइप हैं, और अगर सेकेंडरी सोर्सेस पॉइंट टाइप है, अगर सेकेंडरी सोर्सेस पॉइंट टाइप है, तो इनके जो वेव फ्रंट हैं वो स्फेरिकल शेप के होंगे। सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं, वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सोर्स की तरह काम करेंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं, ये सोर्स की तरह काम करेंगे, इनको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। इन सेकेंडरी सोर्सेस के अपने अलग अलग वेव फ्रंट होंगे, और इनके जो वेव फ्रंट होंगे वो स्फेरिकल शेप के होंगे। ये बात एक याद रखनी। ठीक है, ये जो सोर्सेज है ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं, पॉइंट टाइप होंगे, इनके वेव फ्रंट स्फेरिकल शेप के होंगे। सेकेंडरी सोर्सेज के वेव फ्रंट को सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स बोलते हैं।
ये पहली पॉस्टुलेट। इन सेकेंडरी सोर्सेस के वेव फ्रंट को हम सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स बोलते हैं। सेकेंडरी वेव्स या फिर वेवलेट्स बोलते हैं। सेकेंडरी वेव्स या फिर वेवलेट्स बोलते हैं। सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स। क्लियर है सभी को? वेव स्पीड वेव फ्रंट स्पीड एंड वेवलेट स्पीड wave speed, wave front speed and wavelet speed will be always same. Wave speed, wave front speed and wavelet speed will be always same. Wave speed, wave front speed and wavelet speed will be always same. Wave speed, wave front speed and wavelet speed will be always same. वेव फ्रंट वेवलेट वेव स्पीड सेम होती है और उसके बाद टी टाइम के बाद कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट मिलता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम मेन सोर्स ले लेते हैं। पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है। इसका वेव फ्रंट बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। ये हमने कुछ पॉइंट सोर्सेज लेट किए। ये हमने कुछ पॉइंट सोर्सेज लेट किए और ये जो पॉइंट सोर्सेज हैं, इन पॉइंट सोर्सेज के अपने वेव फ्रंट होंगे। इन पॉइंट सोर्सेज के इन पॉइंट सोर्सेज के अपने इन पॉइंट सोर्सेज के अपने वेव फ्रंट होंगे और वो अपने वेव फ्रंट होंगे स्फेरिकल। इनके अपने वेव फ्रंट होंगे स्फेरिकल। केवल वेव फ्रंट का फॉरवर्ड पार्ट लिया जाता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वेव फ्रंट का फॉरवर्ड, क्योंकि अगर पॉइंट सोर्स है तो इसका ये भी तो स्फीयर का हिस्सा होगा, लेकिन ये नहीं लेते। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। एक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, वो बता देंगे। केवल फॉरवर्ड पार्ट लेते हैं वेव फ्रंट, इसके अपने वेव फ्रंट।
ये वेव फ्रंट है। और जब आप इन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट मिलेगा स्फेरिकल। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। जैसे ये पॉइंट सोर्स हैं, ये वेव फ्रंट मिल रहे हैं, समझ रहे, कई सारे पॉइंट्स, इस पे कॉमन टेंजेंट, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। तो टेंजेंट का जो कॉमन स्वरूप होगा वो एक अगला स्फीयर होगा, और अगले स्फीयर का मतलब है अगला वेव फ्रंट। अगले स्फीयर का मतलब है अगला वेव फ्रंट। अब इसको बोलने का तरीका, आपको जो 3 पॉस्टुलेट बताई गई हैं, तीनों पॉइंट्स को फिट करना आना चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है स्कूल में, ये पेपर को लिखना, इन क्वेश्चन को लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या पता सब्जेक्टिव सी डी ई एफ जी एच कम भी आप ले सकते हैं पॉइंट, हमने ज्यादा ले लिए। आप इसमें ये जो 3 चीजें हैं, ये तीनों पॉइंट्स आप लिखेंगे। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल है। लेट अस कंसीडर फ्यू पॉइंट्स एबीसीडी। आपने कुछ पॉइंट्स एबीसीडी लिए इस वेव फ्रंट पर, आप ऐसा लिखेंगे क्योंकि वहां पर है ना कि जो वेव फ्रंट पर पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे लेट अस कंसीडर फ्यू पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, जो भी है। आपने कुछ पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है लिए। अकॉर्डिंग टू हाइजन पोस्टुलेट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, ऐसा आपने बता दिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, आपने बताया। फिर लिख दो, ये पॉइंट टाइप है, इनके अपने वेव फ्रंट होंगे, स्फेरिकल होंगे, जिनको वेवलेट बोला जाएगा। जो बड़ा गोला है वो वेव फ्रंट है, और ये जो एबीसीडी के छोटे छोटे फॉरवर्ड गोले हैं वो वेवलेट हैं। पहली पोस्टुलेट आपने ऐसे लिखी। फिर सेकंड को, एज वी नो अकॉर्डिंग टू सेकंड हाइजन पोस्टुलेट, वेव स्पीड, वेव फ्रंट स्पीड, वेवलेट स्पीड विल बी सेम। तो ये जो एबीसीडी के रेडियस है, ये जो एबीसीडी के रेडियस है, ये जो एबीसीडी के रेडियस है वो हो जाएंगे आर इज इक्वल टू वी टी। वेव फ्रंट स्पीड ये सेम होती है, तो सारे के सारे जो वेवलेट्स है उनकी रेडियस सेम है। फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, अगर हम टी टाइम के बाद सारी वेवलेट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन सारे वेवलेट्स की टेंजेंट का जो कलेक्टिव स्वरूप होगा, कलेक्टिव फॉर्म होगा, वो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा। तो आपको ये जो नेक्स्ट वेव फ्रंट मिला, ऐसे आपको लिखना होता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे आगे प्रोपोगेट कर रहा है। वेव नहीं, वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट कर रहा है। लेट अस कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट, और इस प्लेन वेव फ्रंट पर आपने कुछ पॉइंट सिलेक्ट किए, ए बी सी। हाइजेंस पोस्टुलेट के हिसाब से ये जो पॉइंट्स हैं ये सेकेंडरी सोर्सेज होंगे। हाइजेंस पोस्टुलेट के हिसाब से ये जो पॉइंट्स हैं ये सेकेंडरी सोर्सेज होंगे। हाइजन पोस्टुलेट के हिसाब से ये जो पॉइंट्स हैं ये सेकेंडरी सोर्स होंगे। हाइजन पोस्टुलेट के हिसाब से ये जो पॉइंट्स हैं सेकेंडरी सोर्स होंगे। ये पॉइंट टाइप है, इनके अपने वेव फ्रंट होंगे जिनको वेवलेट बोलेंगे, सेकेंडरी वेव्स बोलेंगे, और कैसे होंगे, स्फेरिकल। सेकेंड पोस्टुलेट के हिसाब से
वेव स्पीड, वेव फ्रंट स्पीड, वेवलेट स्पीड सेम होती है, तो इन सब की रेडियस इन सब की रेडियस इन सब का रेडियस वीटी 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 सबका रेडियस है। और टी टाइम के बाद अगर आप कॉमन टी टाइम के बाद अगर आप वेवलेट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सारे वेवलेट्स पर जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए उनका कलेक्टिव फॉर्म नेक्स्ट वेव फ्रंट देगा। नेक्स्ट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पर एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट में आप पार्टिकल्स को ए से बी या बी से ए बोलने में अच्छा लगेगा, इसलिए यहां पर ए और यहां पर बी लिख लेते हैं। इस वेव फ्रंट में आप ए से बी पार्टिकल्स के लिए बात करने वाले हो कि ए से बी पार्टिकल्स का वेव फ्रंट कैसे, मतलब जो भी उनके वेव फ्रंट है क्या हो रहा है उनके साथ। यहां पर अगर आप ए के वेव फ्रंट के लिए बात करो, अगर आप ए के वेव फ्रंट के लिए बात करो तो ए का जो वेव फ्रंट है या ए से जो वेव फ्रंट वेवलेट निकलेगा, पार्टिकल ए जिससे सबसे ज्यादा टाइम लगता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आने में, ए के वेवलेट को प्रोपोगेट करते करते रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा टी, और यही टाइम टी हमारे लिए टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यही वो टाइम है जिस टाइम के बाद हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइम में सारे सेकेंडरी सोर्सेस क्या कर रहे हैं वो देख लो। अगर आप ए से बी चलोगे तो यहां पर जो पॉइंट पी है, यहां पर जो पॉइंट पी है उसके वेवलेट को आने में यहां पर जो टाइम लगेगा वो ए वाले वेवलेट से कुछ कम टाइम लगेगा। और जो क्यू से वेवलेट चल रही है, वेवलेट चलेगा, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आने में जो टाइम लगेगा वो और कम लगेगा। कुल मिला के बात यह है, अगर आप ए से बी सेकेंडरी सोर्सेस को ऑब्जर्व करोगे तो टाइम ऑफ इंसिडेंस कम होता चला जाएगा। ए से बी अगर आप पार्टिकल्स को देखोगे तो टाइम ऑफ इंसिडेंस कम होता चला जाएगा। अगर टाइम कम होता चला जाएगा, अगर टाइम कम होता चला जाएगा, आपको तो टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो लेना है, वो टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर लिखने का तरीका, आपने ए बी वेव फ्रंट लिया, ए पॉइंट का जो वेवलेट है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आने में जो टाइम लगा वो टी टाइम लगा सबसे ज्यादा। इतने टाइम में अगर आप ए से बी जाओगे तो ये जो पॉइंट सोर्सेज हैं इनका टाइम ऑफ इंसिडेंस कम होता चला जाएगा, इनका टाइम ऑफ इंसिडेंस कम होता चला जाएगा और टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। टाइम ऑफ इंसिडेंस कम होता चला जाएगा, टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। टाइम ऑफ इंसिडेंस कम, टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा। तो आप अगर ए के लिए बात करोगे
अगर आप इसके बी के वेवलेट को देखोगे तो बी को तो सारा का सारा टाइम बी पार्टिकल, बी जो पॉइंट है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर है। जैसे ही वेवलेट निकलेगा वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ए को सारा टाइम आने में लग गया और बी को ये सारा टाइम रिफ्लेक्ट होने में लग गया। तो बी का जो रिफ्लेक्टेड वेवलेट है वो सबसे बड़ा होगा और ए का जो रिफ्लेक्टेड वेवलेट है वो 0 होगा, क्योंकि जैसे ही ए का वेवलेट पहुंचा वो टाइम खत्म जब आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको ये टेंजेंट मिली। ये आपको वेवलेट मिला सी डी। सी डी वेवलेट वो है जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेवलेट और इसका रेडियस सी डी वेवलेट वो है जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेवलेट। सी डी रिफ्लेक्टेड वेवलेट है, सी डी रिफ्लेक्टेड वेवलेट है, सी डी रिफ्लेक्टेड वेवलेट है। क्लियर है इतना? सी डी रिफ्लेक्टेड वेवलेट, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, सॉरी सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कैसे मिला एक बार हम बता रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। इस वेव फ्रंट पर कई पॉइंट्स होंगे जिनको आप जो सोर्स की तरह काम करेंगे, जिन्हें सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। इनके अपने ये पॉइंट टाइप होंगे तो इनके अपने वेव फ्रंट होंगे। आपने टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, ए सबसे दूर है जिसके वेवलेट को आने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, यही आपका टाइम ऑफ इंसिडेंस है। इतने टाइम में अगर आप ए से बी जाओगे तो टाइम ऑफ इंसिडेंस कम हो रहा है, रिमेनिंग टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बढ़ रहा है। टोटल टाइम सेम है टी, लेकिन उस टी टाइम का जो कम वैल्यू है वो टाइम ऑफ इंसिडेंस में चला जा रहा है। ए से बी जाओगे तो टाइम ऑफ इंसिडेंस कम, ऑब्वियसली बात है। टोटल टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो बचा हुआ टाइम है वो टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन वो बढ़ेगा। टी टाइम के बाद आप देखोगे ए का वेवलेट 0 और बी का वेवलेट वीटी रेडियस का है। टी टाइम के बाद अगर आप कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, इसके बीच में कई और वेवलेट्स होंगे, उनको हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, ऐसा होगा। ऐसा यहाँ पर कई और वेवलेट्स हैं। तो ये जो वेवलेट्स हैं जब आप इन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आपको मिल गया सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब सुन, अल्फा बी ए सी एंड बी डी सी, एंगल ए एंगल डी 90 डिग्री, ए सी बी डी सेम सेम, बी सी कॉमन, कॉमन में डबल एम होता है शायद। तो इस ट्रायंगल में एंगल ए बी सी, मतलब हम भूल एंगल सी, ये दोनों सेम होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम यहां से, हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या पढ़ रखा है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल। क्यों क्यों पढ़ रखा है?
इंसिडेंट रे का नॉर्मल, कोई तो लॉजिक होगा, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आई है, तो ये एंगल भी, ये होगा रे, और ये होगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस साफ साफ दिख रहा है, सरफेस पर जो वेव फ्रंट आ रहा है वो बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे का नॉर्मल के साथ क्यों ले लेते हैं एंगल? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, तो जो अल्फा है वो यहां पर अल्फा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कारण है। तो हमने प्रूव किया, आप लिखेंगे यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट and reflecting surface all lie in a same plane, all lie in a same plane. ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक वेव फ्रंट है, इसको वेव फ्रंट का टाइम ऑफ इंसिडेंस टी अगर है तो v1t, ए को, थ्योरी वही है, यहां पर क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में जा सकता है। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, c डैश इज इक्वल टू c बाई एन, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगी, तो v1 और v2t, ये हो गया v2t। तो इसका टाइम ऑफ इंसिडेंस कम होता चला जाएगा और टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, टाइम ऑफ इंसिडेंस कम होता चला जाएगा, टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, टाइम ऑफ इंसिडेंस कम होता चला जाएगा और टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, टाइम ऑफ इंसिडेंस कम और टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता चला जाएगा। हमने यहां पर साफ साफ दिखाया है कि ऊपर वाला रेयरर मीडियम है और ये जो है ये डेंसर मीडियम है। ये एंगल है अल्फा, थ्योरी वही लिखनी है आपको, एक वेव फ्रंट लिया ए बी, ए का टाइम सबसे ज्यादा है, यही हमारा टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ए से बी आओगे, टाइम ऑफ इंसिडेंस कम और टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, टाइम ऑफ इंसिडेंस कम और टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। टी टाइम के बाद आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पर कई सारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अगर दिखा दोगे, तो टी टाइम के बाद आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा सी और डी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आपको प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस all lie in a same plane, incident wave front, refracted wave front and refracting surface all lie in a same। इनको लिखने का तरीका याद होना चाहिए, कैसे आप लिखोगे, केवल लिखने का तरीका।
पॉइंट P और Q जरूर दिखाना। A से B जब चलोगे तो सारे सेकेंडरी सोर्सेस के लिए जो टाइम ऑफ इंसिडेंस है ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो कम होता चला जाएगा और टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। टाइम ऑफ इंसिडेंस कम, टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा। टाइम ऑफ इंसिडेंस कम, टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है, एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में होता है ना, यहां पर आप देखो क्या लिखोगे, ट्रायंगल BAC एंड इन ट्रायंगल BDC साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दोनों को AC क्या है, V1T V1 क्या है, C अपॉन N1। यही होता है स्नेल्स लॉ। N1 साइन अल्फा इज इक्वल टू N2 साइन बीटा, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ।